डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि अब आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे और आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ आनंद भी ले रहे होंगे। तो वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम एट माय चैनल। मुझे कुछ बच्चों की सूचना मिली है कि उन लोगों का कोर्स नहीं पूरा हो रहा है। शायद उन लोगों ने हमारे कुछ लेक्चर छोड़ दिए हैं या उन तक मेरे लेक्चर नहीं पहुंचे हैं। तो मैं उनसे ये बता दे रहा हूं कि वो हमारे सारे लेक्चर और नोट्स पा जाएंगे लिंक पर, और जो भी अगर तब भी दिक्कत कोई रह जाए तो वो हमें फिर कॉल करेंगे। मैं उनको निश्चित रूप से सारी सामग्री उपलब्ध कराऊंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। तो बच्चों, कल तक जो मैंने पढ़ाया चैप्टर वो पूरा हो गया है। अब नया चैप्टर आज से हम शुरू करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है और आपने इस चैप्टर को शुरू से पढ़ा है। आपका जाना पहचाना चैप्टर है। आप जब इसमें आएंगे और स्टेप बाय स्टेप हम इसको बढ़ेंगे तो ये मेरा वादा है कि थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इस चैप्टर को खेल खेल में आप तैयार कर लेंगे। तो हम चलते हैं अपने नए वीडियो पर, जो कि निर्भर करता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पी पौधों में लैंगिक जन्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पुष्पी पौधों से क्या तात्पर्य है? वे ऐसे पौधे जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं और जिनमें फूल निकलते हैं, वे सारे के सारे पुष्पी पौधे हैं। हम आपको बता दें कि पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं या जिसको कि हम आवृत्त बीजी पौधे बोलते हैं, उन सभी में पुष्प लगते हैं। और ऐसे ही किसी पौधे की पूरी हम जैविक क्रिया को या पूरी की पूरी लाइफ साइकिल के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमारे आसपास जो पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, जैसे आम, नीम, पीपल, या आपके घरों में जो गुड़हल का पेड़, गेंदा का पेड़ या गुलाब का पौधा या अगल बगल सरसों का पौधा, मटर का पौधा, ये जो है ये सारे के सारे पुष्पी पौधे ही आते हैं। इन पौधों को भी हम आवृत्त बीजी पौधे कहते हैं। और जब हम इनकी लाइफ साइकिल की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी लाइफ साइकिल में कुल 2 अवस्थाएं होती हैं। पहला स्पोरोफाइटिक स्टेज, स्पोरोफाइटिक स्टेज, और दूसरा है गैमेटोफाइटिक स्टेज। स्पोरोफाइटिक स्टेज हिंदी में बीजाणुद्भिदी अवस्था, और दूसरी जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है इसे हम बोलते हैं युग्मकोद्भिद अवस्था। हम आपको ये भी बता दें कि जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, स्पोरोफाइटिक स्टेज। और जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। मेरी बात समझ में आई? जो स्पोरोफाइटिक या बीजाणुद्भिद अवस्था होती है वो काफी लंबे समय तक के लिए होती है, और जो गैमेटोफाइटिक या युग्मकोद्भिद अवस्था होती है वो काफी शॉर्ट टाइम या छोटे पीरियड के लिए होती है। और ये दोनों ही अवस्थाएं एक दूसरे के बाद आती रहती हैं। और जैसे किसी प्लांट में पहले स्पोरोफाइटिक कंडीशन आएगी, स्पोरोफाइटिक कंडीशन के बीतने के बाद फिर आएगी गैमेटोफाइटिक कंडीशन, ये बीतेगी। फिर जो स्पोर्स से पहले गैमीट बने और गैमीट से
फिर सीड बनेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, और जो बीज बनेंगे, बीज अंकुरित होंगे, फिर स्टार्ट हो जाएगी कौन सी, स्पोरोफाइटिक कंडीशन। तो हमारे कहने का मतलब क्या हुआ कि स्पोरोफाइटिक, फिर गैमेटोफाइटिक, फिर स्पोरोफाइटिक, फिर गैमेटोफाइटिक, ये क्रम बार बार चलता रहेगा और एक के बाद दूसरी स्थिति आती रहेगी। और ऐसे पौधों में इन अवस्थाओं के एक के बाद दूसरे के आने की प्रक्रिया को ही हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण के नाम से जानते हैं। कौन सी अवस्था, पीढ़ी एकांतरण के नाम से जानते हैं। तो अब हम, मेरा ध्यान दीजिए, मैंने दो अवस्थाएं बताई, पहली कौन सी है, स्पोरोफाइटिक स्टेज, और दूसरी कौन सी है, गैमेटोफाइटिक स्टेज। आपको ये बताएं कि स्पोरोफाइटिक कंडीशन जो होती है वो बीज से अंकुरित होने के बाद होती है, और बीज अंकुरण के पश्चात जड़ें निकलती हैं, जड़ें निकलने के बाद ऊपर तना बनता है, तने में पत्तियां और शाखाएं। कुल मिलाकर हम ये कहें कि एक रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या है, जिसमें जड़ें विकसित होती हैं, पूरा जड़ तंत्र उसमें विकसित हो जाता है, और शूट सिस्टम में इसके ऊपर का हिस्सा अर्थात तना, शाखाएं, उनमें पत्तियां विकसित होती हैं, और अंत में उसमें फ्लावर भी बनते हैं। क्या बनते हैं, फ्लावर भी बनते हैं। और फ्लावर जब बनते हैं तो ये फ्लावर जो हैं हमारे, वो वास्तव में तने का ही परिवर्तित रूप होते हैं, तने का ही परिवर्तित रूप होते हैं। और इन्हीं फ्लावर से फिर जब फ्लावर बन जाएंगे तो फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट बनेगा, मेल पार्ट में मेल गैमीट और फीमेल पार्ट में फीमेल गैमीट, अर्थात नर और मादा युग्मकों का निर्माण होगा। और वहीं से शुरू हो जाती है कौन सी, युग्मकोद्भिद अवस्था या गैमेटोफाइटिक स्टेज। बात समझ में आ गई। तो पहले क्या मैंने बताया, स्पोरोफाइटिक कंडीशन में बीज से क्या बनता है, रूट और शूट। रूट में जड़ तंत्र, शूट में एरियल पार्ट पूरा, जिसमें मेन स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स और अंत में फ्लावर बनते हैं। अगर हम किसी एक टिपिकल प्लांट के फ्लावर की स्टडी करें तो हम देखेंगे कि उसमें कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। जरा देखिए इधर पहले, अगर हम ये बात करें तो ये हमने किसी फ्लावर का में टीएस नहीं बल्कि इसका हम एलएस लेंगे। क्या लेंगे, एलएस, टीएस और वीएस, 3 प्रकार के सेक्शन होते हैं। ये समझ रहे हैं। टीएस और एलएस, वीएस तीनों को समझ लीजिए। कोई चीज है, कोई स्टेम है, अगर हम इसके ये सेक्शन काटते हैं तो ये बन जाएंगे टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। और अगर हम इसका खड़ा खड़ा सेक्शन काटते हैं, जैसे ये है, और इसका खड़ा खड़ा काट देते हैं, यूं काटेंगे तो ये बन जाएगा एलएस, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। और अगर हम तिरछा सेक्शन लेंगे, ये काटेंगे, तो हमें ये मिलेगा वीएस, मीन्स वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन, बात समझ में आ गई। सेक्शन कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, टीएस अर्थात ट्रांसवर्स सेक्शन, हिंदी में अनुप्रस्थ काट, उसके बाद वीएस वर्टिकल सेक्शन, उदग्र काट, और एक होती है खड़ी काट जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो फ्लावर के हम एलएस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एलएस मतलब खड़ा। अगर फ्लावर कोई है, जैसे ये फ्लावर है, तो खड़ा खड़ा काट दें तो हमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा जिसमें सबसे नीचे की ओर हम देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, उसके बाद ये रंगीन पंखुड़ियां रहेंगी, उसके बाद ये यहाँ से पुंकेसर बनेंगे। ठीक, क्या बने, पुंकेसर।
यहाँ स्टेमेंस, और अंत में ये बीचों बीच में जो है ये कौन सा हिस्सा है, ये गायनीशियम का हिस्सा है। ध्यान रहेगा जी। तो आप देख ही रहे होंगे सबसे निचला हिस्सा कहलाता है थैलमस, या हिंदी में बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन का मतलब क्या हुआ, पुष्प का आसन। आप जहां बैठते हैं वो आपका आसन हो गया। आप जहां पर बैठेंगे, जिस स्थान पर बैठेंगे, जैसे आप अपने कॉलेज में सीट पर बैठते हैं तो वो सीट आपका आसन हो जाता है। उसी प्रकार पुष्प जहां बैठा हुआ है वो पुष्प का आसन हो गया, जिसे अंग्रेजी में हम थैलमस। हम इसको किसी पार्ट से नहीं काउंट करते हैं। अब शुरू होते हैं हमारे पहला पार्ट, ये देखिए कौन सा है, कैलेक्स, और दूसरा पार्ट है ये करोला, तीसरा पार्ट है ये एंड्रोशियम, और चौथा पार्ट ये है गायनीशियम। अभी मैंने आपको लिखा, ध्यान दीजिएगा, अभी हम इसमें कुछ अंतर भी है, उस अंतर को बताने के लिए मैंने इनका पूरा नाम लिख दिया। ध्यान देंगे, ये हिस्सा सबसे बाहरी एक नहीं, पूरा का पूरा ग्रुप। अगर हम सिंगल की बात करेंगे तो हम देखेंगे, हम इसको क्या कहेंगे बताइए, सेपल। क्या कहेंगे, सेपल। पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं, कैलेक्स। और ये जो हमने करोला लिखा है, एक अकेले स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पेटल। पेटल। और पूरे ग्रुप को अर्थात ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या कहेंगे, करोला। तीसरी चीज जो यहाँ पर हमने एंड्रोशियम लिखा है, एक अकेली रचना को हम क्या कहेंगे, स्टेमेन। बात समझे। और पूरे समूह को अर्थात एक ग्रुप ऑफ स्टेमेन क्या कहलाएंगे, पुमंग या एंड्रोशियम, जो कि अभी मैंने लिखा। और चौथा जो इंटरनल पोर्शन है, इस हिस्से को हम देखिए, ऊपर ये चौड़ा वाला हिस्सा है, इसे हम बोलेंगे स्टिग्मा। ये लंबा वाला हिस्सा है स्टाइल, और ये नीचे का हिस्सा फूला हुआ है, इसे हम बोलते हैं ओवरी। और इन तीनों पार्ट को एक साथ मिला दें तो ये हो गया गायनीशियम, GYNOECEIUM। इसे पिस्टल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देंगे, अब 4 पार्ट हो गए। पूरा का पूरा फ्लावर है, फ्लावर का एलएस है। अगर मैं फ्लावर को कट करके देखा तो हमें क्या मिलेगा, 4 पार्ट। कौन कौन से, सेपल, पेटल, स्टेमेन एंड गायनीशियम, या कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनीशियम। क्लियर। अगर हम एक एक करके इनकी स्टडी करें तो हम देखेंगे कि सबसे बाहर की ओर जो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, सेपल। अब आ जाए, सेपल। सेपल आउटर मोस्ट पोर्शन है, सबसे बाहरी हिस्सा। ये ग्रीन होता है, रंग में हरा, और हरा होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी पार्ट प्ले करता है। ठीक, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी भाग लेता है। इनकी संख्या 4 या फिर 5 होती है। और इनका मेन फंक्शन क्या है, ये कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करने का काम करते हैं। क्लियर हो गया। ये कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करने का काम करते हैं। अर्थात किसी भी बर्ड को देखें, चाहे आप गुलाब का पौधा जहाँ हो वहाँ जाएं, तो उसमें अगर कोई कली लगी हो तो जब कली होगी तो हरी हरी दिखाई देगी। क्यों, उसके चारों ओर जो छोटी छोटी पत्ती जैसी रचनाएं कली के लगी होती हैं, वे कली ही सेपल का ग्रुप है। अगर उनमें से एक अकेली की बात हम करेंगे तो सेपल, और पूरे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, कैलेक्स। मेरी बात समझ आ गई। तो ये जो ये हिस्सा है, इसको हम कैलेक्स के रूप में स्टडी करेंगे। ये उधर जगह थोड़ी कम है, इधर आते हैं हम लोग, जरा ध्यान दीजिएगा। ये
सेपल, सेपल का पूरा ग्रुप क्या कहलाता है? कैलेक्स। बात समझ में आ गई? ये एक अकेली सेपल और ग्रुप को हम क्या कहेंगे? कैलेक्स। ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलेक्स। एक अकेली रचना सेपल, और ये संख्या में 4-5 होती हैं, तो सभी चारों पांचों को हम मिलाकर क्या कहते हैं? कैलेक्स। ये पुष्प की कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करने का काम करती, प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। ग्रीन होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस में भी पार्ट प्ले करती हैं, और आउटर मोस्ट या सबसे बाहरी हिस्सा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक अकेली रचना को क्या कहेंगे? सेपल। क्या कहेंगे? सेपल। और ग्रुप ऑफ सेपल को हम कहेंगे कैलेक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड में हम आ जाएंगे करोला। क्या कहेंगे? करोला। करोला का मतलब ये रंगीन पंखुड़ियां हैं। किसी भी फूल में सबसे बाहर के बाद जो दूसरा हिस्सा होता है वो करोला का होता है, जो रंगीन पंखुड़ियों के रूप में होता है। एक अकेली रचना को हम पेटल के नाम से जानते हैं, और सारी पेटल को एक साथ कंबाइन कर दें हम तो उन्हें हम कहेंगे करोला। ये फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पोर्शन है, और इस कारण ये पॉलिनेशन के समय इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करती है। ठीक है ना? इंटरेस्टिंग चीज सब आपकी लाइफ में रोज लगभग देखते होंगे, वही सब चीजें हैं। तो ये मैंने बताया सिंगल कलर्ड स्ट्रक्चर पेटल, और सारी कलर्ड स्ट्रक्चर या सारी पंखुड़ियों को मिला दें तो उन्हें हम करोला। रंगीन होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करती हैं। तीसरे नंबर पे हम जाएंगे। तीसरा नंबर है एंड्रोशियम। क्या है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम ये तीसरा हिस्सा है। ये जो आपको धागे जैसा दिख रहा है, ये धागे जैसा दिखने वाला, अगर हम इसको अलग निकाल के दिखाएं तो ये यूं स्ट्रक्चर होता है। बात समझ में आ गई? ये धागे नुमा रचना। अब हम बाद में इसका डिटेल स्टडी करेंगे, आज मैं आपको अलग से बता रहा हूं। एक अकेली रचना स्टेमेन कहलाती है। ये तीसरा पार्ट जो हमारा थर्ड एंड्रोशियम था। अगर ये स्ट्रक्चर जो यहाँ दिख रही है यही है एंड्रोशियम, और इसको अगर हम बाहर ले आए तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें एक धागे नुमा रचना है जिसको हम फिलामेंट के नाम से जानते हैं, और ऊपर की ओर एक डिब्बे नुमा रचना है जिसे हम एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर। अब आपको ये भी हम बता दें कि एंथर में ही मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट या गैमीट, मेल गैमीट क्या बनता है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। मैंने क्या बताया? ये हमारा एंड्रोशियम है, जो तीसरा पार्ट है, जो कि धागेनुमा रचना के रूप में है। नीचे की ओर लंबा फिलामेंट, ऊपर की ओर एंथर। एंथर में ही मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। इसी में मेल गैमीट बनते हैं, इसमें पोलन ग्रेन में। कब? जब ये जर्मिनेट करते हैं तब। अभी हम आप इतना ही समझेंगे कि ये थर्ड पोर्शन एंथर मेल पार्ट है, जिसका निचला फिलामेंटस भाग फिलामेंट, और ऊपर का भाग एंथर डिब्बे नुमा भाग है, जिसमें पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। अब हम आते हैं अपने चौथे और सबसे अंतिम पार्ट पे, जो कि हम अंदर की ओर दिखेगा, गायनीशियम के रूप में है। ये गायनीशियम के बीच वाला हिस्सा है। अगर हम इसको अलग करें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ये गायनीशियम है। नीचे का थैलमस भाग जो कि ये वाला हिस्सा है। ये ऊपर का हिस्सा स्टिग्मा, ये वाला हिस्सा स्टाइल, और ये वाला हिस्सा ओवरी, और तीनों को मिला दें तो हमारा बन जाएगा
gynoecium. Gynoecium is the innermost portion, which is the female part, and on the top of gynoecium a flat disc-like structure is present, which is called a stigma, and below stigma long structure which is called a style, and at the lowest portion a thick portion is present, round structure, solid structure is present, that is called as ovary. तो बात समझ में आ गई कि गायनीशियम सबसे भीतरी हिस्सा है जिसमें ये विशेष प्रकार की रचना होती है, जिसमें सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, स्टिग्मा को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, और उसके नीचे वर्तिका, और अंतिम में अंडाशय। बात समझ में आ गई। अंडाशय के अंदर ही बीजांड होते हैं, और इस प्रकार से हमने देखा ये सारे फ्लावर के पार्ट कंप्लीट हुए। अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर इसी का अगले नेक्स्ट डे शुरू करेंगे। तो बच्चों अब इतने का नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हम समझते हैं कि आप इसको तैयार करेंगे। थैंक यू।